हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हमें मतलब पता है, ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। आसान भाषा में हम बोले तो जन्म देना। जो हमें पता है कि ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मतलब होता है कि दोनों पेरेंट्स, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दोनों के गैमीट्स की जरूरत होती है। मेल गैमीट जैसे हमारा स्पर्म होता है और फीमेल गैमीट हमारा ओवम होता है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो ह्यूमन की लाइफ में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे गैमीट्स का बनना, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। जैसे मेल्स में स्पर्म्स बनना और फीमेल्स में ओवम बनना। दूसरा, उन स्पर्म्स का फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाना, उस टर्म को इसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। और जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये सब जो हमारे इवेंट्स होते हैं ये हमारे होते हैं प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी होती है जब ऑर्गन्स और हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। ये किस एज में होते हैं? 12, 13, 14 ईयर्स की एज में ये स्टार्ट हो जाते हैं। एंड प्यूबर्टी हमारी 15 से 16 साल तक रहती है। तो ये इवेंट्स उसके बाद होते हैं। अब एक चीज होती है कि जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ये शुरू तो प्यूबर्टी के बाद होते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि ये सारे इवेंट्स हमेशा होते रहें। मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ में ये सब इवेंट्स होते रहें, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनमें उनकी डेथ तक, ओल्ड एज तक जो स्पर्म्स होते हैं वो बनते रहते हैं। पर लेकिन जो स्पर्म्स की मोटिलिटी होती है, जो उसकी मूवमेंट होती है, उसकी कैपेसिटी होती है फ्यूज करने की, वो कम होती रहती है एज के साथ। लेकिन वो बनते रहते हैं। लेकिन ऐसा वुमेन के केस में नहीं होता है। जो एग होते हैं वो वुमेन में 40 की एज तक होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 50 की एज तक। अब हम पढ़ेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल भी पढ़ना है और फीमेल भी पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये हमारा पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन होता है हमारा स्टमक के नीचे वाला रीजन, उसको हम पेल्विस कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स होती हैं जो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ग्लैंड्स होते हैं जो कोई ना कोई सेक्रीशन प्रोड्यूस करती है। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मेल पेल्विस रीजन दिखाया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है इसमें। जो टेस्टीज होती हैं वो बॉडी के बाहर होती हैं, और एक पाउच में होती हैं जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। टेस्टीज के बाहर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अंदर का ज्यादा होता है, बट टेस्टीज जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं उनको बाहर होना होता है, उनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए वो बॉडी के बाहर है। जो स्क्रोटम होता है, ये पाउच होता है, इसके अंदर टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। एंड ये रिक्वायरमेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की फॉर्मेशन। अब अगर नॉर्मल एडल्ट में बात की जाए तो टेस्टिस ओवल शेप की होती हैं। लेंथ उनकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ईच लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहां पे बेसिकली स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं।
और जो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, वो 2 टाइप के सेल्स से कवर्ड होता है। एक सेल्स होते हैं हमारे मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, और एक होता है सर्टोली सेल्स। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन होती है, जिसके कारण स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके स्पर्म्स कौन बना रहा है? मेल जर्म सेल्स। और जो सर्टोली सेल्स हैं वो मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके बाहर का रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। ये एक फिगर दिया गया है, इसके अंदर हम देख सकते हैं ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है जहाँ बेसिकली हमारे स्पर्म्स बनते हैं। तो ये एरिया है जहाँ स्पर्म्स बनते हैं। तो इनके बाहर जो ये खाली जगह होती है इसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। और आप इसे क्या बोलेंगे, यहाँ क्लियरली दे रखा है इन्होंने, लेडिक सेल्स। ठीक है। उसके बाद अब हम सर्टोरी सेल्स, ये मिडल में हो गए। सर्टोरी सेल्स का हमने फंक्शन देख लिया था। ये फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। जो लेडिक सेल्स होते हैं, जो हमने ये स्पेस में सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली जो सेल्स होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं और हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, मतलब हार्मोन्स की सिंथेसिस में और उनकी सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। और मेल के हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स। तो ये हमने पढ़ा मेल की टेस्टिस के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं असेसरी डक्ट्स जो होती हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। उसमें आते हैं रेटी टेस्टिस, वैसा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वास डेफरेंस। ये सब होते हैं डक्ट्स। सेमनीफेरस की ब्यूल्स जो होती हैं टेस्टिस की, वो खुलती हैं वैसा एफ्रेंशिया में। ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये वास डेफरेंस होती हैं। अब ये हमें दिखाई कि हमारी टेस्टीज है। तो इसमें हमें ये बताया गया है, जो वास डेफरेंस होती है वो हमारी ओपन कहाँ होती है? जो हमारे ये सेवेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ओपन होते हैं हमारे वास डेफरेंस में थ्रू रेटी टेस्टीज। रेटी टेस्टीज ये पोर्शन है, इसके थ्रू पास होते हैं एपिडायमस। एक एपिडायमस होता है जो बेसिकली क्या करता है, डक्ट है जो यूरेथ्रा में खुलती है। ये देखिए ये डक्ट आ रही है वासा डिफरेंस, ये यहाँ आती है, ये हमारी यूरेथ्रा में खुल रही है। अब जो ये डक्ट्स होती हैं वास डिफरेंस एपिडेमिस, इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करती हैं स्पर्म्स को एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। जब इजेक्शन होता है, जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं, तो स्पर्म्स की मूवमेंट में, स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। और उसके अलावा उन्हें स्टोर करने में भी इजी रहता है, डक्ट स्टोर भी करती हैं। जो यूरेथ्रा होता है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा जो है ये कहाँ से आया है? यूरिनरी ब्लैडर से। ये हमारा ब्लैडर है एंड एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड और यूरेथ्रल मैटस। ये ओपनिंग होती है दैट इज यूरेथ्रल मैटस। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया सेमिनिफेरस टिप्यूल्स का। तो जहाँ स्पर्म्स बनते हैं वो होते हैं हमारे सेमिनिफेरस टिप्यूल्स। जो पेनिस होता है, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मींस द मेन मेल ऑर्गन जो विजिबल होता है। It is made up of special tissue that helps in erection of penis to facilitate insemination. पेनिस के अंदर एक स्पेशल टिश्यू होता है जो इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म्स के रिलीज में हेल्प करता है।
और जो पेनिस की कवरिंग होती है उसे हम फोरस्किन कहते हैं। मेल में जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें हमारे आते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये सब ग्लैंड्स की सेक्रीशन जो होती हैं उनके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स अच्छी अमाउंट में होते हैं। एंड जो ये सेक्रीशंस होते हैं ना, ये लुब्रिकेशन में पेनिस की हेल्प करते हैं। अब हमारा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल में पढ़े कि उनके अंदर टेस्टिस की रिक्वायरमेंट, एसेसरी ग्लैंड्स की रिक्वायरमेंट सब थी। अब ऐसे हम फीमेल में पढ़ेंगे, उनमें आते हैं हमारे पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस, cervix, vagina and the external genitalia, and this is also located in pelvic region. फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स भी आते हैं जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मिल्क का छोटे छोटे बेबीज के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको उनकी ग्रोथ के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट। ओवरीज जो होती हैं वो मेजर सेक्स ऑर्गन है फीमेल का दैट प्रोड्यूस the female gamete, ovum, and several hormones that are called ovarian hormones. जो ओवरीज होती हैं वो ईच abdomen मतलब लोअर साइड abdomen में एक एक साइड दो ओवरीज होती हैं और हर एक ओवरी का साइज 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। हर एक ओवरी की कवरिंग है एपिथेलियम जो इन खुलती है स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा दो जोन्स में डिवाइडेड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये पेल्विक रीजन में ही सिचुएटेड है हमारे। ये हमारा यूट्रस शो किया है, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फेसिस, ये हमारा यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम majora, and vaginal orifice that is a small pore। orifice का मतलब होता है एक छोटा होल। and anus, vagina, rectum and cortex। ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस, वेजाइना, ये होती हैं फीमेल की एसेसरी डक्ट्स। क्या क्या होंगे ये? फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना। ईच फेलोपियन ट्यूब, जो ये फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब्स। ये आर्म टाइप दिख रही हैं जो, ये होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स जो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। The part closer to ovary is funnel shaped infundibulum। ये हमारी ओवरीज है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है। ये जो ओवरीज है इनके पास जो फेलोपियन ट्यूब जहां से शुरू होती है उस रीजन को हम इनफेंडिबुलम कहते हैं। ये देख सकते हैं हम, यहाँ लेबल हुआ हुआ है इनफेंडिबुलम। और जो इनकी एजेस होती हैं जिसमें आप ये थ्रेड लाइक, आप एक ये प्रोजेक्शंस देख सकते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख सकते हो, इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्री। इन फिम्ब्री का काम क्या होता है? ये कलेक्ट करती हैं, यहाँ ओवरी से ओवम रिलीज होता है जो ये कैच करती हैं अपने तरफ, एंड ये आगे ट्रांसपोर्ट करती हैं फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ। जो इनफंडिबुलम होता है दैट लेड्स टू अ वाइडर पार्ट जिसे हम एम्पुला कहते हैं। जो ये फेलोपियन ट्यूब है यहाँ से ये नैरो है, बट ये आगे जा जाके ये बहुत ओपन हो रही हैं, तो एक ये ओपन पार्ट है, वाइडर पार्ट है जिसे हम एम्पुला कहते हैं।
The last part of oviduct is isthmus, has a narrow lumen and joins the uterus. तो जो ये फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हो गए, isthmus, ampulla एंड infundibulum. Infundibulum तो फेलोपियन ट्यूब का सबसे लोअर पार्ट है जो ओवरी के नजदीक है. ओवरी से जो ओवम होता है उसे कलेक्ट करता है, उसे ट्रांसपोर्ट करता है यूट्रस तक फेलोपियन ट्यूब में. उससे ऊपर एक वाइडर पार्ट आता है इनफंडिबुलम से ऊपर, दैट इज एम्पुला. एंड फिर एक और नैरो पार्ट आता है जो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करता है, वो होता है हमारा इस्थमस. जो यूट्रस होता है वो एक ही होता है और उसे वॉर्म कहते हैं. वॉर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज जो बेबी होता है वो यूट्रस में ही बर्थ लेता है. जो उसकी सब कुछ एक्टिविटीज होती हैं जब वो प्रोड्यूस होता है वो वॉर्म में होता है, स्टमक में कह सकते हो, लोअर पोर्शन में, दैट इज वॉर्म. द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर. पियर जैसी शेप, इन्वर्टेड पियर जैसी शेप होती है. एंड उसके अंदर इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू पेल्विक वॉल. पेल्विक वॉल हमारे जो लोअर पोर्शन होता है उसके अंदर उसकी वॉल कवरिंग को हम पेल्विक वॉल कहते हैं. पेल्विक रीजन की वॉल को पेल्विक वॉल कहा जाता है. जो यूट्रस होता है वो विजाइना में खुलता है एक नैरो ट्यूब जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसके थ्रू. और जो सर्विक्स की कैविटी होती है वो होती है हमारी सर्वाइकल कैनाल, which along with vagina forms the birth canal. Birth canal है जहाँ से बेबी को वुमन की बॉडी से बाहर निकाला जाता है. तो वो क्या होती है? वो सर्विक्स कैनाल होती है और वेजाइना की कैनाल होती है. तो ये दोनों बन के क्या बनता है? बर्थ कैनाल. जो यूट्रस की जो हम यूट्रस होता है उसकी वॉल के 3 लेयर्स होती हैं. जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो होती है पेरीमेट्रियम. मिडिल वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं और जो सबसे इनर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम. और जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो वॉल ब्रेक डाउन होती है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं. वो होते हैं बेसिकली इस वॉल की ब्रेक डाउन होना. और जो डिलीवरी के टाइम जब लेबर पेन होती है वो पेन किस कारण होती है? जो यूट्रस की मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसके कारण वो बहुत पेन होता है. जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है दैट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस. जो मॉन्स प्यूबिस होती है वो एक कुशन टाइप फैटी टिश्यू है जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है. हेयरी पोर्शन इज मॉन्स प्यूबिस. और लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के जो बिल्कुल उसके नीचे होते हैं मॉन्स प्यूबिस के. एंड लेबिया माइनोरा वही फोल्डिंग्स होती हैं जो लेबिया मेजोरा के नीचे होती हैं. Opening of the vagina is also covered by a membrane called hymen. जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो हाइमन से कवर होती है. एंड क्लाइटोरिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो दोनों लेबिया को माइनोरा को जॉइन करते हैं, जंक्शन पे होते हैं. जो हाइमन होती है, हाइमन जो फर्स्ट लेयर होती है ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस, और आप इंटरकॉर्स आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग सेक्स, जो वॉल ब्रेकडाउन होती है वो हाइमन होती है. ये इट्स इसका सिर्फ यही रीजन नहीं होता कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान टूटती है. ये किसी भी हैवी काम करने से, कोई सडनली किसी भी रीजन से ये ब्रेक हो सकती है, या जो स्पोर्ट्स खेलती हो लड़कियां उनकी भी ब्रेक हो सकती है. और कुछ वुमेन के अंदर वो फर्स्ट क्वार्टर्स मतलब फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी रहती हैं. तो ये वुमन टू वुमन डिपेंड करता है हाइमन की
breakdown. In fact, the presence or absence of hymen is not a indicator of virginity. So ये लेयर का ब्रेकडाउन होना ना होना वुमेन की वर्जिनिटी को जज नहीं करता है। ये एक डायग्रामेट्रिक सेक्शन दिया है मेमरी ग्लैंड्स का। A functional mammary gland is characteristics of all female mammals. जो भी फीमेल मैमल्स होती हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मेमरी ग्लैंड्स एंड दिस इज ये बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस मिल्क। इन मेमरी ग्लैंड्स के अंदर एक अमाउंट में फैट होता है और ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं वो 15 टू 20 एक मतलब ईच ब्रेस्ट हर एक ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं उनके अंदर 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको एल्वुलाई करते हैं। जो ये सेल्स होते हैं जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं एंड ये स्टोर्स हो जाते हैं जो एल्वुलाई में कैविटीज होती हैं, लूमन कहते हैं जिसे कैविटी को, उसमें वो मिल्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है। The alveoli open into memory tubules. The tubules of each lobe join to form a memory duct. जो हर एक लोब का ट्यूब्यूल होता है वो जॉइन होके एक मेमोरी डक्ट बनाता है जहां से मिल्क इजेक्ट होता है। Several memory ducts join to form a wider memory ampulla. बहुत सारी जो मेमोरी डक्ट्स होती हैं वो जॉइन होके क्या बनाती हैं मेमोरी एम्पुला जो कनेक्ट होती है लैक्टिफेरस डक्ट्स के साथ जहां से बेसिकली मिल्क होता है वो सक्ड आउट होता है बेबी के, बेबी उसे वहां से सक्ड आउट करता है। तो हमने ये पढ़ा है आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।